everyone, welcome all of you on your own channel Wings of Mathematics. Yes, my name is आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे। आज की क्लास में भी हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ही पढ़ेंगे। 3 एप्लीकेशंस हमने बताए थे, जिसमें से 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा हमको आज पढ़ना है। 2 कौन कौन से थे? पहला था आपका टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, और दूसरा एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना था। और आज जो थर्ड हमें पढ़ना है वो है टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू इस्टेब्लिश द रिलेशंस एमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कैसे रिलेशन सेट किया जाता है उसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा एप्लीकेशन है? टू इस्टेब्लिश द रिलेशन among various physical quantities डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें क्या शो करना है? रिलेशन शो करना है, या जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन डिराइव करना है। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या एग्जांपल लेते हैं? मान लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम है तो दे देगा कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालिए जब टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या दिया गया है? निकालना क्या है आपको? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड निकालना सिंपल पेंडुलम का, और ये कह रहा है डेराइव द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले तो हम उसको लिख लेते हैं इस तरीके से। जैसे टाइम पीरियड इसका किस पर डिपेंड करता है? टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लिया कि लेंथ की पावर a पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर b पे डिपेंड करता है। और यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया अभी? के मान लिया। जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा तो उस कांस्टेंट को के मान लेंगे, और नॉर्मली कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी। अगर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप के ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो t इस पर डिपेंड करता है। अब इसको कैसे हम रिलेशन निकालेंगे? देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं? अगर फिजिकल इक्वेशन निकालना है तो आपको पता है कि वो डायमेंशनली क्या होगा? दोनों तरफ डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? t। पहले तो एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, t इक्वल्स टू के एल की पावर a g की पावर b। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसकी डायमेंशन क्या हो गई? कैपिटल T की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ये टाइम पीरियड डायमेंशन हो गई ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब k को ऐसे रहने देते हैं। l की डायमेंशन क्या होगी? l की डायमेंशन आपकी ये हो गई, और g की डायमेंशन, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने बताया था जो डायमेंशन एक्सेलरेशन की होती है वही डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी होती है। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी आपकी? LT-2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या मिलेगा हमें इससे? l इसकी पावर a है, इसकी पावर क्या है? b है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो पावर a और b हमने लिख रखा है। अब यहाँ से आ जाएगा k, l की पावर कितना हो जाएगा? देखो l की पावर यहाँ a है, यहाँ से l की पावर कितनी आएगी? b आएगी। l की पावर कितना हो जाएगा आपका? a प्लस b। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और t की पावर कितना हो जाएगा? t की पावर हो गया आपका -2b।
कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका b है, यहाँ पावर -2 था, ये हो गया आपका -2/2b। अब इधर से कंपेयर करते हैं, देखो इधर l नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l की पावर 0 और इसको क्या लिख दिए t की पावर 1। पावर कंपेयर कर लेते हैं, पावर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी हमारा कितना है, a प्लस बी हमारा 0 है और -2b हमारा कितना है, -2b 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम इक्वेट कर लेते हैं। पहले तो एक बार यहाँ लिख देते हैं, देखो a प्लस बी कितना आ गया हमारा, a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 0, इधर l की पावर 0 है और -2b कितना आ जाएगा, -2b आ गया आपका 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो गई -1/2। समझ आई बात, b की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। तो एक देखो a प्लस बी 0 है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -b हो जाएगा। तो a इक्वल टू -1/2, a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब देखो इस इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -1/2 ले जाके यही वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप, क्या मिलेगा आपको, t इक्वल्स टू l की पावर a, l की पावर कितना हो जाएगा आपका 1/2 और g की पावर कितना हो गया आपका, g की पावर हो गया -1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साथ में k भी था, t इक्वल्स टू के इसको लिख सकते हैं l/g की पावर 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो g पावर ये -1/2 था, नीचे लेके चले गए पावर 1/2 हो गया। अब t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, k√l/g और इसके लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो आती है आपके 2 पाई। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि क्या कहते हैं कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है तो रख दीजिए, अदरवाइज के लिख के छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2π√l/g। आई बात समझ में। तो यही होता है टाइम पीरियड का इक्वेशन। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज दिस, t इक्वल टू 2π√l/g। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आध दो इक्वेशन हम लोग और डिराइव करते हैं। देखो क्या क्या किया हमने, पहले लिख लिया, पहले ये आपको दिया रहेगा जो फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल रहे हो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड दिया कह रहा था, टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। हमने मान लिया लेंथ की पावर a पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर b पे डिपेंड करता है। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर हम एक आध दो रिलेशन और डिराइव करते हैं, फिर क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं। आई थिंक नोट हो गया होगा आपको। ठीक है, मिटा देते हैं। क्या है, अब मान लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग जानते हो, कह रहा है डिराइव द इक्वेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है उसके लिए रिलेशन डिराइव करना है। और ये दे रखा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करता है। You have to derive the equation for the centripetal force if the centripetal force depends upon the mass of the object, velocity of the object and the radius of the circular path. Equation for centripetal force. ठीक है, और ये आपको ये दे रखा, क्या दे रखा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो आपको इक्वेशन डिराइव करना है, तो देखते हैं डिराइव करते हैं क्या हो जाएगा ये। ठीक है, F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K M की पावर A V की पावर B R की पावर C।
अब दोनों तरफ हम डायमेंशन लिख देते हैं, सबके डायमेंशंस क्या होती हैं। फोर्स की डायमेंशंस आपको याद ही होगी MLT-2, फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होता है। तो इधर क्या लिख देते हैं हम, इधर लिख देते हैं हम MLT-2, ये आपकी फोर्स की डायमेंशन हो गई। अब ये तो एज इट इज लिखा रहने दिए, ये क्या हो गया आपका, m की डायमेंशन क्या हो गई a। v वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, ये हो गया आपका LT-1, इसकी पावर b। और r क्या है आपका, एक तरह का लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या है c है, ये लिख दिए, ठीक है, पावर c है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हो ओवरऑल, इधर है आपका MLT-2, इधर क्या है आपका k, ये m अकेले है, m की पावर a ही रहेगा, यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, l की पावर कितना हो जाएगा आपका b प्लस c हो गया। t अकेले है, कितना है आपका t की पावर माइनस b हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है आपको। m की पावर a, l की पावर देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, l की पावर b प्लस c हो गया, t की पावर यहाँ पे देखो -1 था, पावर b है, क्या होगा t की पावर -b। अब दोनों तरफ से पावर क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि m की पावर कितनी है, l की पावर कितनी है और t की पावर कितनी है। तो कंपेयर करेंगे तो m की पावर a है, इधर m की पावर a है, इधर m की पावर कितनी है 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a = 1। अब इधर देखो b प्लस c कितना है 1 है, b प्लस c भी कितना हो जाएगा आपका, b प्लस c आपका 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b प्लस c = 1। अब तीसरा माइनस बी इक्वल्स क्या है आपका -2 है, माइनस बी इक्वल्स टू -2, माइनस बी इक्वल्स टू -2 है। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, b इक्वल्स टू हो जाएगा 2, यहाँ से b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, b इक्वल्स टू 2। अब a इक्वल्स टू 1 आ गया है, b इक्वल्स टू 2 आ गया, इसमें रख देते हैं b की वैल्यू, तो b प्लस सी 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 1 - 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। तीनों की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपकी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई आपकी 2 और c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -1 आ गई। तो ये वैल्यूज ले जाके कहाँ पर रख दो, ये वैल्यूज ले जाके इस इक्वेशन में आप रख दो, इस इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रख के देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा f इक्वल्स टू k, कितना हमारा k की वैल्यू इसमें 1 है। ठीक है, अभी k ही लिख देते हैं, m की पावर a, m की पावर 1, v की पावर b, v की पावर 2, c की r की पावर c, r की पावर -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका k m v स्क्वायर अपान में r हो गया, k की वैल्यू 1 है, ये क्या हो जाएगा m v स्क्वायर अपान में r। यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन। आई बात समझ में, बिल्कुल आसान सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से नोट करिए, एक आध दो इक्वेशन और डिराइव कर लेते हैं छोटे छोटे, और फिर आप लोग घर पे ढेर सारे इक्वेशन है उसको डिराइव करिएगा। तो अभी तो डिराइव करवा दे रहे हैं, बाकी एक क्लास में हमने बताया है कि जो तीनों एप्लीकेशंस हैं, तीनों एप्लीकेशंस हैं, उन तीनों से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग एक क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी इसकी एक क्लास हम और लेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का एक क्लास और लेंगे, जिसमें केवल और केवल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपको सारी चीज़ें जो डायमेंशंस के बारे में थी, डायमेंशन क्या होता है, कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाली जाती है और क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। आज आपको और बता देंगे क्या इसके क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक इक्वेशन और डिराइव कर लेते हैं। आप लोग जानते हो आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन बार बार यूज में आता है, आएगा 12th में भी आएगा, तो वो रिलेशन हम डिराइव करते हैं। आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन स्टेट दैट द एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड स्पीड ऑफ द लाइट, मास और स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। जो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पहले तो ऐसे दे देता है, कैसे कि इक्वेशन दे दिया गया, जैसे दे दिया गया कि इक्वेशन है E इक्वल्स टू
m अपॉन में c स्क्वायर। ये एक इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है कि इस इक्वेशन को चेक करो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, इफ द इक्वेशन इज नॉट करेक्ट देन डेराइव द करेक्ट इक्वेशन। बात समझ में आई? ये आपको दे रखा है कि E इक्वल टू एम अपॉन में सी स्क्वायर दिया गया है। पहले तो आप ये चेक करिए कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं करेक्ट है तो करेक्ट इक्वेशन आप डिराइव करिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं है। अब देखिए ये कितना E, पहले LHS लेते हैं हम, LHS क्या E आपकी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, हमने बताया जो वर्क की डायमेंशन होती है वही एनर्जी की डायमेंशन होती है। तो वर्क की डायमेंशन कितनी आई थी, ml स्क्वायर टी माइनस टू। तो एनर्जी LHS आपका क्या है, LHS है E की डायमेंशन कितनी होगी, ml स्क्वायर टी माइनस टू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, E इक्वल टू ml स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। अब यही डायमेंशन अगर इसकी भी आ जाए तो ये करेक्ट है, अगर ये नहीं आता तो क्या है, ये इनकरेक्ट है। LHS हो गया, RHS भी निकाल लेते हैं। देखो m अपॉन में c स्क्वायर, m क्या है आपका, कैपिटल M, c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। चाहे जिसकी स्पीड हो, स्पीड की जो डायमेंशन नॉर्मली होती है LT माइनस वन, यही यहाँ भी यही होगा LT माइनस वन। ठीक है, ये हो गया आपका LT माइनस वन। इसकी पावर कितनी है, 2 है। ओवरऑल सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, देखो ये ऊपर जाएगा m l की पावर माइनस टू, नीचे आएगा l की पावर 2, ऊपर जाएगा तो l की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, l की पावर माइनस 2 लिखते हैं, और t की पावर नीचे माइनस 2 आएगी, ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगी। इधर t की पावर 2। इज इट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट? देखिए यहाँ पे डायमेंशन क्या आया था, यहाँ पे डायमेंशन आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ पे डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आया है, और यहाँ पे डायमेंशन एम एल की पावर माइनस टू और टी की पावर 2 आया हुआ है। तो दोनों जगह डायमेंशन क्या है, अलग अलग है, दोनों जगह डायमेंशन अलग अलग है। तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं, ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। अब आपको करेक्ट इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक है, करेक्ट इक्वेशन डिराइव करना है। तो जल्दी से पहले इतना करिए, फिर आगे हम आपको डिराइव करके बताते हैं कैसे डिराइव होगा रिलेशन। आई बात समझ में? मिटा देते हैं इसको। क्या है, कह रहा है जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट पे। देखिए एनर्जी m की पावर a ले लेते हैं, c की पावर v ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको इक्वेशन डिराइव करना है, करेक्ट इक्वेशन डिराइव करना है। तो सबसे पहले ये E है, इसको लिख देते हैं हम, E इक्वल्स टू k m की पावर a c की पावर b। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये E क्या है आपका, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और K है आपका m की पावर कितना a, और वेलोसिटी है आपकी L टी माइनस वन की पावर b। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, K m की पावर a l की पावर b t की पावर माइनस b। ये ओवरऑल हो गया। अब इधर से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम m की पावर कंपेयर करते हैं। m की पावर क्या है, m की पावर इधर a है, इधर m की पावर कितनी है, 1 है। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए a इक्वल टू हो गया आपका, a इक्वल टू 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखो a इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अब b इक्वल टू कितना आएगा, b इक्वल टू 2। अब यहाँ से चाहे इधर से भी निकालो तब भी उतना आएगा, माइनस b इक्वल टू माइनस 2, तो b इक्वल टू कितना आया आपका, 2 आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a की वैल्यू आपकी 1 आ गई, b की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो ये वैल्यू ले जाकर हम कहाँ रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोग। देखिए अब ले जाकर रखते हैं, e इक्वल टू कितना है आपके पास, k m की पावर a, m की पावर 1, c की पावर कितना है, 2 है। k की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा आपका, m इंटू सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मोस्ट फेमस इक्वेशन, आइंस्टाइन की बहुत ही ज़्यादा फेमस इक्वेशन क्या,
E इक्वल्स टू mc², मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। तो क्या है मास एनर्जी इक्वेशन? E इक्वल्स टू m इंटू c², कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट करिए। तो फिर क्या लिमिटेशंस है, डायमेंशनल एनालिसिस के क्या लिमिटेशंस हैं, या एक आधी क्वेश्चन और डिराइव करवा दिए जाए। चलिए एक इक्वेशन और, काइनेटिक एनर्जी का भी एक इक्वेशन डिराइव कर देते हैं हम, ठीक है। कुछ इक्वेशन फिर दे देंगे, आप लोग डिराइव करिएगा। नोट हो गया, ये नोट हो गया ना, मिटा देते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन डेराइव द इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा आपका, कि इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, P ले लेते हैं, ये क्या हो गया आपका m की पावर a LT-1 की पावर कितना हो गया आपका B हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा K की डायमेंशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी चाहे जो भी हो सब की डायमेंशन क्या होगी, ml² T-2, ml² T-2। ये कितना हो जाएगा आपका m की पावर a L की पावर b T की पावर -b, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रही बात ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पावर कंपेयर कर लो, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 2 आ जाएगा, या -b इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू 2 ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इक्वेशन हम डेराइव कर देते हैं, k इक्वल टू कितना है आपका p m की पावर a v की पावर b। अब देखिए k इक्वल्स टू p m की पावर 1 v की पावर 2, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। या तो आपको दी रहेगी, अगर नहीं दी रहेगी तो कांस्टेंट ही लगा के लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 mv²। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये छोटे छोटे इक्वेशंस थे जो हमने आज आपको करवा दिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से करिएगा, ठीक है। जो अगली क्लास होगी उसमें हम ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो तीनों एप्लीकेशंस थे, तीनों एप्लीकेशन से रिलेटेड क्या कहते हैं क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको लिमिटेशन बता देते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या लिमिटेशन है। नोट हो गया, चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। क्या लिमिटेशंस हैं डायमेंशंस के? देखो डायमेंशन से इतनी सारी चीज़ें तो हम लोग कर सकते हैं कि यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या किए, इक्वेशन डिराइव कर लिए, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर लिए। अब क्या लिमिटेशंस, क्या इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं इससे। तो जो पहला लिमिटेशन इसका ये है कि अगर किसी फिजिकल रिलेशन में, किसी फिजिकल इक्वेशन में जो प्योर वैल्यूज होती हैं या जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं, उसको कैसे हम इक्वेशन में इंक्लूड करेंगे, ये डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं पॉसिबल है। कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशन लेस। जो फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती हैं वो किसी इक्वेशन में डायमेंशन से उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है। तो पहली लिमिटेशन ये है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ के बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। दूसरा, ये जो रिलेशन डेराइव करता है, अभी हमने देखा कि जो रिलेशन डेराइव किया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेराइव किया, तो उसमें अगर एक फिजिकल क्वांटिटी 3 तक है, अगर 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, तब तक तो ये रिलेशन डेराइव कर लेता है। लेकिन अगर मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, अगर किसी इक्वेशन में 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तब ये डायमेंशनल एनालिसिस से उसके बीच में हम लोग रिलेशन नहीं डेराइव कर पाएंगे।
आई बात समझ में। तो दूसरी लिमिटेशन ये है केवल और केवल ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ही रिलेशन डिराइव कर सकता है जब वो फिजिकल क्वांटिटी केवल और केवल 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो। तो दूसरी लिमिटेशंस आपकी ये है कि बात समझ में आ गई कि केवल और केवल 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाली फिजिकल क्वांटिटी के लिए ही इक्वेशन डिराइव कर सकता है। और चौथा लिमिटेशन इसका क्या है, तीसरा लिमिटेशन इसका क्या है कि अगर किसी इक्वेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, कॉस है, टेन है, या कोई लॉगरिथम से रिलेटेड टर्म है, तो उसके बारे में भी ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। बात समझ में आ रही है जो हम बोल रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अगर कोई लॉगरिथमिक इक्वेशन है या लॉगरिथम से रिलेटेड कोई टर्म है इक्वेशन में, तो उसके बारे में भी ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। आई बात समझ में। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशंस हमने बताई कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमने ये बताई कि केवल और केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करने वाली फिजिकल क्वांटिटी का ही रिलेशन निकाला जा सकता है। तीसरा हमने ये बताया कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या कोई क्या कहते हैं जो फिजिकल इक्वेशन होता है उसमें कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ है या कहीं पे आपका लॉगरिथम से रिलेटेड कोई टर्म आया है, तो उसके बारे में भी ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्या है, ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस है। ठीक है, तो अब इसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी उससे रिलेटेड बस क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में एक क्लास में अच्छे से सॉल्व करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर क्या कहते हैं आगे हम लोग अगले चैप्टर बढ़ेंगे। कौन से चैप्टर पे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक क्लास इसमें और लेंगे, फिर अगले चैप्टर पे हम लोग निकल चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।